निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग त्रिप्रश्नाधिकार के 13 नंबर श्लोक तो पढ़ लिए हैं, 13 नंबर से आगे वाला श्लोक पढ़ेंगे। और पूर्व कक्षा में हम लोग 8 अक्ष क्षेत्र के बारे में, अक्ष मतलब अक्षांशजन्य क्षेत्र, अक्ष क्षेत्र, और समकोणी त्रिभुज को भी अक्ष क्षेत्र माना जाता है। और अक्ष क्षेत्र के दूसरे नाम जो है वो जातीय त्रिभुज, जातीय त्रिभुज करके कहते हैं। और 2 अक्ष क्षेत्र से हम लोग क्या करते हैं ना, एक त्रैराशिक अनुपात के द्वारा 2 अक्ष क्षेत्र के मध्य में त्रैराशिक अनुपात के द्वारा यदि एक क्षेत्र का 2 बिंदु का ज्ञान है तभी तीसरे बिंदु कर सकते हैं। जैसे एक कक्षा में हम लोग पढ़े थे, जो जैसे कि लोग जाए जी ज्वाइन कर ले, ठीक है। हाँ ठीक है, अनुज शर्मा 2 बार ज्वाइन किए हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वाह, थैंक यू। अक्ष क्षेत्र में 2 त्रिभुज हमारे पास विद्यमान है। और इसमें एक तो 12 अंगुल शंकु, ये पढ़े थे लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इसको। एक 12 अंगुल शंकु का जो छाया है, छाया को हम लोग क्या कहते हैं ना, पलभा कहते हैं। और 12 अंगुल शंकु जो है वो शंकु लंब रूप है, इसीलिए उस लंब रूप को कोटि और पलभा को आधार व भुज मानते हैं। जो शंकु अग्र से छाया अग्र, पलभा के अग्र तक हम लोग एक खींचते हैं, उसको पलकर्ण व कर्ण के रूप में मानते हैं। और भुज कोटि कर्ण 3 रेखा के द्वारा जो क्षेत्र हम लोग बनाते हैं उसको त्रिभुज कहा जाता है, वो समकोणी त्रिभुज है। और समकोण मतलब 90 डिग्री का सम्मुखीन बाहु जो होता है वो कर्ण होता है। ये साधारण विषय हम लोगों को पहले से ही पता है। और एक क्षेत्र में भी उसी तरह समकोणी त्रिभुज व जातीय त्रिभुज में लंबज्या, जैसे लंबांश की ज्या जो है वो लंबज्या, जो जहां निवास कर रहा है व्यक्ति, प्रत्येक स्थान का अक्षांश एवं लंबांश के द्वारा उस स्थान का हम लोग क्या ज्ञान करते हैं ना, गोलीय क्षेत्र के विषय में ज्ञान करते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण 2 त्रिभुज जो प्रथम त्रिभुज होते हैं, एक द्वादशांगुल शंकु पलभा पलकर्ण, और दूसरा जो है वो लंबज्या अक्षज्या, अक्षांश की ज्या जो है वो अक्षज्या, लंबांश की ज्या लंबज्या। और उस लंबज्या अक्षज्या, लंबज्या कोटि अक्षज्या भुज, उसमें त्रिज्या क्या होता है, कर्ण होता है। इन दोनों में आपस में हम लोग क्या करते हैं ना, अनुपात करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, यदि हम एक श्लोक एक दिन पढ़े थे, आप लोगों को याद होगा, संकुच्छाया हते त्रिज्ये विषुवत कर्ण भाजिते लंबाक्षजे तयोश्चापे लंबाक्षो दक्षिणो सदा। शंकु एक स्थान में हम लोग हता करें, गुणा करें त्रिज्या में, और विषुवत कर्ण में भाग दे दें। और दूसरे स्थान में छाया बा शंकु का छाया बा पलभा को हम लोग क्या करें ना,
त्रिज्या में गुणा करें, विषुवत कर्ण में भाग दे दें। तो दो सूत्र त्रैरासिक अनुपात यहाँ शंकु इंटू त्रिज्या डिवाइडेड बाई पलकर्ण व पलभा इंटू त्रिज्या डिवाइडेड बाई पलकर्ण, इन दोनों सूत्र से त्रैरासिक अनुपात से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? एक स्थान में शंकु को रखें और उसको गुणा करें किससे? शंकु को किस में गुणा करें? शंकु इंटू त्रिज्या, त्रिज्या में गुणा करें। ये पढ़े थे हम लोग। और भाग ना पलकर्ण में, तभी हम लोगों को क्या प्राप्त होगा? क्या कौन सा मान प्राप्त होगा? शंकु को त्रिज्या में गुणा करके पलकर्ण में भाग देंगे तो लंबज्या प्राप्त होगा। इस दोनों त्रिभुज में कैसे संबंध बन गए? ना पलकर्ण जो है वो कर्ण है, जहां 12 अंगुल शंकु कोटि है वहां पलकर्ण कर्ण है, जहां त्रिज्या कर्ण है वहां लंबज्या क्या है? कोटि है। इसीलिए पलकर्ण कर्ण में यदि द्वादशांगुल शंकु कोटि प्राप्त होता है, त्रिज्या कर्ण में लंबज्या कोटि प्राप्त होगा। यही अनुपात है। इसी तरह दूसरा एक अनुपात क्या करते हैं ना, केवल शंकु के स्थान में हम लोग क्या लेते हैं ना, पलभा को लेते हैं। पलभा जो द्वादशांगुल शंकुच्छाया सायन मेषादो सायन तुलादो मध्याह्न काले द्वादशांगुल शंकुच्छाया वह पलभा होता है। और उस पलभा के द्वारा यदि अनुपात करें, त्रैरासिक अनुपात करें, हम लोगों को क्या प्राप्त होता है ना, अक्षज्या प्राप्त होता है। तो वहां अनुपात संबंध कैसे बन गए दोनों त्रिभुज में ना, पलकर्ण में यदि आधार पलभा हम लोगों को भुज यदि पलभा प्राप्त होता है, तभी त्रिज्या कर्ण में हम लोगों को अक्षज्या भुज प्राप्त होगा। यही अनुपात हम लोग पढ़े थे। इसी तरह जो हम लोग 8 अक्षक्षेत्र कल की कक्षा में, जो पूर्व कक्षा में हम लोग पढ़े हैं, पलभा भुज, शंकु कोटि, पलकर्ण कर्ण है, अक्षज्या भुज है, लंबज्या कोटि है, त्रिज्या कर्ण है। और जहां कुज्या से लेके 6 अक्षक्षेत्र का एक ही चित्र में हम लोग समझे थे। कुज्या जहां भुज होता है, क्रांतिज्या वहां कोटि होता है, अग्रा वहां कर्ण होता है। इसका भी संबंध व अनुपात हम लोग एक त्रिभुज से दूसरे त्रिभुज के साथ कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं, हम लोग अभी क्या कर रहे थे ना, पलभा को त्रिज्या में गुणा करके पलकर्ण में भाग दे रहे थे। लेकिन आप यदि पलभा को अग्रा में गुणा करके पलकर्ण में भाग देंगे तभी क्या प्राप्त होगा? कौन कह सकता है? फिर से और एक बार प्रश्न पूछ रहा हूं। आप तो 2-4 लोग जुड़े हैं, बहुत लोग नहीं हैं। उसके बाद भी ध्यान पूर्वक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं पलभा को अग्रा में गुणा पलभा को, हाँ, पलभा को अग्रा में गुणा करूं और पलकर्ण में भाग दे दूं, तब मुझे क्या प्राप्त होगा? पलभा इंटू अग्रा डिवाइडेड बाई पलकर्ण इजिकल टू क्या प्राप्त होगा? कौन बता सकते हैं? अनुज जी, आवाज आ रही है क्या? विश्वजीत जी, हाँ, आवाज नहीं आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है ना? माइक से बहुत दूर बैठा हूं।
नहीं नहीं, माइक से बहुत दूर नहीं बैठा बैठा हूँ। वो माइक का आवाज शायद स्लो हो गया है। हरिओम। आवाज तो आ रही है, क्लियर आ रही है। ठीक है, देख लेंगे। पहले प्रश्न आपको सुनाई दिया। मैं पलभा को अग्रा में गुणा करके यदि पलकर्ण में भाग दूं तभी हम लोगों को क्या प्राप्त होगा? शंकु प्राप्त होगा। अभी पलभा को त्रिज्या में गुणा करके पलकर्ण में भाग देते हैं तो हम लोगों को अक्षज्या प्राप्त होता है। और मैं कह रहा हूं, दो त्रिभुज में आपस में जब समसंबंध हो, समान संबंध हो, जैसे शंकु कोटि पलकर्ण कर्ण, यदि पलकर्ण कर्ण में द्वादशांगुल शंकु कोटि प्राप्त होता है, त्रिज्या कर्ण में लंबज्या कोटि प्राप्त होगा। अथवा पलकर्ण कर्ण में आधार पलभा व भुज पलभा हम लोगों को प्राप्त होता है, तो त्रिज्या में हम लोगों को अक्षज्या प्राप्त होगा। इसीलिए ये दो सूत्र बना हुआ है, शंकु इंटू त्रिज्या डिवाइडेड बाई पलकर्ण इज इक्वल टू लंबज्या, पलभा इंटू त्रिज्या डिवाइडेड बाई पलकर्ण इज इक्वल टू अक्षज्या। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है, मैं क्या करूं ना, ये जो 6 अक्षक्षेत्र बाकी अक्षक्षेत्र हैं, इनके मान निकालने की कोशिश करूं। और क्या किया ना, मैं पलभा को अग्रा में गुणा किया और पलकर्ण में भाग दिया, तो कौन सा मान मुझे प्राप्त होगा? नहीं समझे? समसंग को प्राप्त होगा। हाँ? चलिए, और एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, और एक त्रिभुज बना लिया मैंने। इसमें इसको अग्रा कहता हूं। कौन सा? ये कर्ण क्या हो गया? अग्रा। जहां अग्रा कर्ण होगा वहां भुज क्या होगा? आप लोग हाँ, अग्रा कर्ण होने से भुज हो जाएगा कुज्या। हाँ, भुज हो जाएगा क्या? कुज्या। जब भुज कुज्या होगा, कोटि क्या होगी? बस बस बस, क्रांतिज्या हो जाएगी। कोटि क्या हो जाएगी? क्रांतिज्या। जहां अग्राकर्ण होगा वहां कुज्या भुज हो जाएगी, और क्रांतिज्या क्या होगी ना? कोटि हो जाएगी। तो मेरा प्रश्न यह है, यदि मैं क्या करूं, ऐसे यहां शंकु में त्रिज्या को गुणा कर रहा था, मैं एक स्थान में शंकु में अग्रा को गुणा कर दूं। किसको गुणा कर दूं? अग्रा को। और दूसरे एक स्थान में पलभा को अग्रा में गुणा कर दूं, तो दोनों में आंसर क्या क्या प्राप्त होगा? प्रियदर्शिनी भी है, अनुज जी भी है, मौसी मैडम, विश्वजीत, आज जितने भी हैं ये बता दीजिए। शं, शंकु इंटू अग्रा डिवाइडेड बाई पलकर्ण इज इक्वल टू क्या है?
पलकर्ण में मुझे 12 अंगुल शंकु कोटि प्राप्त होता है, तो अग्राकर्ण में मुझे क्या प्राप्त होगा? अभी कह रहे हैं भाई, क्या इतना समझ नहीं आ रहा है? क्रांतिज्या, ठीक है। तो और दूसरा नीचे वाला अनुपात क्या है? पलकर्ण में पलभा आधार प्राप्त हो रहा है, तो अग्राकर्ण में कौन सा आधार प्राप्त होगा? कुज्या। तो वही आंसर तो दीजिए। समझ रहे हैं बात को? तो एक अक्षक्षेत्र यदि प्राप्त है, एक समकोणीय त्रिभुज का मान हमारे पास विद्यमान है, हम तभी ये आठों के आठों अक्षक्षेत्र निकाल सकते हैं, कोई भी। समझ रहे हैं बात को या नहीं समझे अभी भी? हाँ, समझ सजातीय होने के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी का भी मान निकाल सकते हैं। मैं अग्रा गुणा ना करके क्रांतिज्या इसमें गुणा कर दूं। इसमें इसमें क्या गुणा करूं? क्रांतिज्या को गुणा कर दूं, तभी क्या प्राप्त होगा? बता दीजिए कौन? किसमें अग्राधिखंड मिलेगा? कौन सा अग्राधि? किसको? ये शंकु को क्रांतिज्या में गुणा करके पलकर्ण में भाग देने से क्या प्राप्त होगा? अग्राधिखंड। क्यों? क्रांतिज्या जहां कर्ण होगा वहां अग्राधिखंड कोटि होगा, और वहां आधार क्या होगा? सही कह रहे हैं अनुज जी, ये अग्राधिखंड कोटि हो जाएगी। ये कह रहे हैं अग्राधिखंड कोटि हो जाएगी यदि पलकर्ण में शंकु प्राप्त होता है। पलकर्ण एक कर्ण है, इस पलकर्ण में द्वादशांगुल शंकु कोटि प्राप्त होगा। क्रांतिज्या जहां कर्ण होगा वहां अग्राधिखंड ही कोटि होगा। यही होता है क्या? हाँ, क्या थोड़ा चेंज हो गया? क्या देख रहे हैं? अरे देखिए 6 नंबर वाला देखिए, जहां क्रांतिज्या कर्ण है वहां अग्राधिखंड कोटि है। अग्राधिखंड कोटि होगी तो उन्मंडल शंकु क्या हो जाएगी? भुज हो जाएगी। तभी सूत्र क्या हो गया ना? पलकर्ण में यदि द्वादशांगुल शंकु, क्रांतिज्या में अग्राधिखंड। पलकर्ण में यदि पलभा भुज प्राप्त होगा, क्रांतिज्या में उन्मंडल शंकु भुज प्राप्त होगा। जैसे 10 रुपया में मुझे यदि 4 चॉकलेट प्राप्त होता है, 20 रुपया में मुझे क्या प्राप्त होगा? चॉकलेट प्राप्त होगा या और कुछ प्राप्त होगा? हाँ, चॉकलेट ही मिलेगा। यदि कर्ण में भुज प्राप्त होता है, एक कर्ण में भुज प्राप्त होता है, दूसरे कर्ण में ही भुज प्राप्त होगा। एक कर्ण में यदि कोटि प्राप्त हो रहा है, दूसरे कर्ण में मुझे कोटि प्राप्त होगा। समझ रहे हैं बात को विश्वजीत जी? फिर से और एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसको प्रैक्टिस करना है भाई, नहीं तो मैं जितना पढ़ा रहा हूं मेहनत मेरा सारा बेकार चला जाएगा। हम्म। देखिए, बताइए, कुज्य, हाँ, मैं समशंकु में गुणा कर दूं। किसमें? मैं इसको समशंकु में गुणा कर दूं, दोनों जगह समशंकु में गुणा कर दूं, तो क्या प्राप्त होगा? बता दीजिए। दोनों तरफ शंकु को
द्वादशांगुल शंकु को समशंकु में गुणा करके पलकर्ण में भाग दे दूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगी? तुम तो बता दे रहे हो, बाकी लोगों को मैडम समझ रहे हैं? जहां समशंकु कर्ण होता है वहां कोटि क्या होता है ना, कुज्योन तद्धृति। पूर्व कक्षा में तो ये सब लिखवाया था मेरे चित्र में। समशंकु कर्ण में कुज्योन तद्धृति प्राप्त होता है कोटि। इसीलिए पल कर्ण में यदि क्या प्राप्त होगा ना, द्वादशांगुल शंकु कोटि प्राप्त होगा। समशंकु में मुझे कुज्योन तद्धृति कोटि प्राप्त होगा। पल कर्ण में यदि मुझे पलभा भुज प्राप्त होगा। समशंकु कर्ण में मुझे क्रांतिज्या क्या होगा? क्रांतिज्या क्या प्राप्त होगा? भुज प्राप्त, भुज प्राप्त होगा। क्रांतिज्या रूप का भुज प्राप्त होगा। क्रांतिज्या वहां क्या हो जाएगी? भुज हो जाएगी। समशंकु कर्ण, क्रांतिज्या भुज, कुज्य उन्नत ध्रुति कोटि। चित्र पूर्व कक्षा में मैं नहीं समझाया? वो 6 चित्र वाला आप लोग सब नोट किए हैं या नहीं? याद कीजिए, नहीं तो सारा बेकार चला जाएगा। तो शंकु, द्वादशांगुल शंकु को समशंकु में गुणा करके फलकर्ण में भाग दो तो भाग देने से कुज्यून तद्धृति, और समशंकु को पलभा में गुणा करके पलकर्ण से भाग देने से क्रांतिज्या। तो देखिए यहाँ शंकु को अग्रा में गुणा करके पलकर्ण में भाग देने से भी क्रांतिज्या प्राप्त हो रहा है। समशंकु को पलभा में गुणा करके पलकर्ण में भाग देने से भी क्रांतिज्या प्राप्त होता है। यहाँ शंकु कोटि रूपक, अग्रा जहाँ कर्ण है वहां क्रांतिज्या क्या हो जाता है? कोटि हो जाता है। जहां समशंकु कर्ण है वहां क्रांतिज्या भुज हो जाता है। इतना हम लोगों को दिमाग में बैठाना है। उससे पूरा बीट बाय बीट 8 अक्षय क्षेत्र, एक क्षेत्र का जानकारी हम लोगों को है तो हम लोग 8 अक्षय क्षेत्र की जानकारी ले सकते हैं। क्रांति का परिभाषा क्या है? कौन बता सकते हैं? का नाम क्रांति? कदम्ब वृत्तात्। हाँ, वो क्रांति वृत्त है मुझे, लेकिन क्रांति अंश की प्रश्न है। क्रांति अंश किसको कहा जाता है? हाँ हाँ, नाड़ी क्रांति वृत्त योग। हाँ, ध्रुव पुरुष। हाँ, क्रांति अंश जो है वो 2 है। एक जो हम लोग क्रांति ज्या जिसको कहते हैं, क्रांत्यंश से ज्या क्रांति ज्या, क्रांत्यंश की ज्या को हम लोग क्रांति ज्या कहते हैं। एक तो क्रांति वृत्त हो गया, वो ध्रुवात चतुर्विंशति व परम क्रांति के दूरी पे, ध्रुव से परम क्रांति के दूरी पे जो वृत्त बनता है वह क्या है? कदम्ब प्रोत वृत्त, एक कदम्ब वृत्त। वहां कदम्ब स्थान से 90 चाप लेके जो वृत्त हम लोग बनाएंगे उस वृत्त का नाम क्रांति वृत्त होगा। कदम्ब स्थानात 90 व्यासार्धेन कृतम वृत्तम क्रांति वृत्तम भवति। वह क्रांति वृत्त है, परंतु क्रांति अंश नहीं है। ग्रह क्रांति वृत्त में चलन के कारण वह नाड़ी वृत्त से धीरे 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 उसका दूरी बढ़ती जाती है परम क्रांति तक। और जो नाड़ी क्रांति वृत्त की अंतर है उसको क्रांति अंश कहा जाता है। आप लोग चाहे तो एक वृत्त बना सकते हैं, जैसे ये
एक वृत्त बन गया, एवं हम लोग चिंतन करें, ये जो वृत्त है, एक तरफ आप नाड़ी वृत्त को चिंतन करें और दूसरे तरफ क्रांति वृत्त को। यहां आप देखिए, ये दोनों का यदि जॉइंट जो संपात है, इसको रेखा के तौर पे हम लोग बनाएंगे, तो ऐसे करके बनाएंगे तो और अधिक समझ में आने लगेगा। देखिए, देखिए यहां मैं ध्रुव को मानूं, इस चित्र में ये क्या हो गया ना, ध्रुव बिंदु हो गया। और ध्रुव से ठीक परम क्रांति की दूरी पे जो वृत्त बनाया जाता है उसको कदम्ब वृत्त कहा जाता है। और ध्रुव से 90 चाप लेने से जो वृत्त बनता है वह नाड़ी वृत्त, एवं कदम्ब से, सोच लीजिए इस स्थान को कदम्ब स्थान कहा गया। ध्रुव से चतुर्विंशति व्यासार्ध व परम क्रांति के दूरी पे कदम्ब स्थान हो गया। कदम्ब स्थान से 90 चाप लेके जो वृत्त बनाते हैं उस वृत्त का नाम क्रांति वृत्त, ये क्रांति वृत्त हो गया। और यह क्या हो गया, नाड़ी वृत्त हो गया। नाड़ी क्रांति वृत्त की जो अंतर है, क्योंकि नाड़ी क्रांति वृत्त की जो संपात बिंदु है वह गोल संधि है, और गोल संधि से धीरे 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 नाड़ी क्रांति वृत्त की दूरी बढ़ती जाती है। मतलब गोल संधि मेषादि बिंदु व तुलादि बिंदु में क्रांति अंश, क्रांति अंश शून्य होता है। शून्य क्रांति का दिन हम लोग कहते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। और परम क्रांति क्या होता है ना, 22 जून अथवा 23 दिसंबर को कहते हैं। मतलब सूर्य जैसे जैसे क्रांति वृत्त में आगे आगे भ्रमण करता है, वैसे नाड़ी वृत्त से उसकी दूरी क्या होती है, बढ़ती जाती है। और उसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांति अंश कहते हैं। इसीलिए एक वृत्त हम लोग बनाते हैं, ध्रुव प्रोत वृत्त, ग्रहगतम। ये सोच लीजिए क्रांति वृत्त में सूर्य विद्यमान है, तो एक जो वृत्त बनाएंगे, ध्रुव ग्रह एवं ग्रह को होते हुए जो वृत्त होगा उसको ध्रुव प्रोत वृत्त कहते हैं। एवं कदम्ब और ग्रह को होते हुए जो वृत्त बनाते हैं उस वृत्त का नाम कदम्ब प्रोत वृत्त है। थोड़ा सा चित्र उत्पटांग हो गया, लेकिन आप दिमाग में बैठा दीजिए। कदम्ब स्थानात् ग्रहगतम वृत्तम कदम्ब प्रोतम, ध्रुव स्थानात् ग्रहगतम वृत्तम ध्रुव प्रोतम। इस ध्रुव प्रोत में जो नाड़ी क्रांति वृत्त की दूरी है, उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, ये दूरी को स्पष्ट क्रांति कहते हैं। और कदम्ब वृत्त में जो दूरी प्राप्त होता है उस दूरी को मध्यम क्रांति के रूप में माना जाता है। एक मध्यम क्रांति हो गया और दूसरा जो हो गया वह स्पष्ट क्रांति हो गया। समझ गए बात को? ध्रुव प्रोत में, ध्रुव प्रोत जैसे हम लोग बनाएंगे वहां क्या होगा, मध्यम स्पष्ट क्रांति एवं कदम्ब प्रोत बनाने से, ये भी चित्र कदम्ब प्रोत बनाने से कदम्ब प्रोत में नाड़ी क्रांति वृत्त की जो अंतर है वह क्या हो जाएगा, मध्यम क्रांति। क्रांति दो, क्रांति अंश की ज्या को क्रांति ज्या कहा जाता है। और एक क्रांति अंश की विषय पूर्व कक्षा में मैं बताया था, वह क्या है,
ना उन्मंडल वृत्त में क्रांत्यंश हम लोगों को प्राप्त होता है। कहां से कहां तक उन्मंडल वृत्त कैसे बनाते हैं ना, जैसे हम लोग नाड़ी वृत्त या म्योतर वृत्त में संपात होता है, उसको निरक्षक मध्य कहा जाता है। और निरक्षक मध्य से 90 चाप लेके जो वृत्त बनाते हैं उस वृत्त का नाम क्या होता है? उन्मंडल वृत्त होता है। और इस उन्मंडल वृत्त में भी हम लोगों को क्या प्राप्त होता है ना, क्रांत्यंश प्राप्त होता है। हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? क्रांत्यंश प्राप्त होता है। कैसे क्रांत्यंश प्राप्त होगा, थोड़ा ध्यान पूर्वक यहां देख लीजिए। जैसे इस बिंदु में कोई ग्रह विद्यमान है, तो ये जो वृत्त बनेगा, इस वृत्त का नाम अहोरात्र वृत्त होगा। ये वृत्त क्या हो जाएगी? अहोरात्र वृत्त। क्योंकि नाड़ी वृत्तस्य समानांतरे अहोरात्र वृत्तम भवति। एक तो दुज्या चापांश ध्रुव एवं ग्रह को होते हुए जो वृत्त बनाते हैं उसको ध्रुव प्रोत वृत्त, ऐसे धीरे से बना लीजिए, ऐसे ऐसे करके धीरे से बना लीजिए। ये जाके यहां लग गया, ये क्या हो गया? ध्रुव प्रोत वृत्त। और इस ध्रुव प्रोत वृत्त में इतना क्या हो गया? क्रांत्यंश हो गया। इतना क्रांत्यंश हो गया तो ध्रुव से ग्रह तक जो मान है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये ग्रह दुज्या चापांश, ध्रुव से ग्रह तक दुज्या चापांश। और दुज्या चापांश के द्वारा दुज्या चापांश ही नाड़ी वृत्तस्य समानांतरे कृतं वृत्तम अहोरात्र वृत्तम भवति। दुज्या चापांश के द्वारा नाड़ी वृत्त के समानांतर में किया गया वृत्त जो है वह अहोरात्र वृत्त होता है। तो इस अहोरात्र वृत्त के द्वारा आप यहां नजर दीजिए, जो इतना अंतर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, यह भी क्रांत्यंश है। और यहाँ इतना भी जो अंतर है यह भी क्रांत्यंश है। जितना यह अंतर होगा नाड़ी क्रांति वृत्त का अंतर ध्रुव प्रोत वृत्त में, वही अंतर उन्मंडल वृत्त में भी प्राप्त होगा। इसीलिए उन्मंडल वृत्ते भी द्रुज्या क्रांत्यंश, उन्मंडल वृत्त में भी क्रांत्यंश प्राप्त होता है। पूर्व कक्षा में हम लोग थोड़ा सा सामान्य चर्चा भी किए थे। क्षितिज वृत्ते अग्रा उन्मंडल वृत्ते क्रांत्यंश। एक परिभाषा, आप गोल परिभाषा देखेंगे तो वहां आपको प्राप्त होगा। थोड़ा सा 3D गोल में देखने से बड़ा मजा आता है, मैं समझ नहीं मिलता है, नहीं तो कैंपस में दिखा देता आप लोगों को वीडियो कॉलिंग करके। क्षितिज में अग्रा उन्मंडल वृत्त में क्रांत्यंश। जो पूर्वापर और अहोरात्र वृत्त का अंतर, पूर्वापर अहोरात्र वृत्तयोः अंतरम क्षितिजे अग्रा उन्मंडल वृत्ते क्रांत्यंश। दिमाग में बैठाइए। अहोरात्र वृत्त हम लोग बना लिए, एवं एक पूर्वापर वृत्त बनाना है। और उस पूर्वापर वृत्त में कैसे प्राप्त होता है उसको होगा तो कल तो नहीं होगी, कल संडे है, सोमवार को याद दिलाइए। वर्किंग समय में मैं थोड़ा वीडियो कॉलिंग करके आप लोगों को वहां अग्रा एवं क्रांत्यंश, क्षितिज में कैसे अग्रा प्राप्त होता है, उन्मंडल वृत्त में कैसे क्रांत्यंश प्राप्त होता है, उस खगोलीय स्थिति को समझा दो आज। हाँ जी, वही 3 बजे के आसपास याद दिला दीजिए, 3 बजे करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, वो कैंपस में ही हमारे पास गोलीय क्षेत्र होता है ना, तभी उसमें दिखा सकता हूँ, इसमें। हाँ
हाँ, ध्रुव प्रोद वृत्त में यदि स्पष्ट क्रांति, उन्मंडल वृत्त में भी स्पष्ट क्रांति प्राप्त होगा। मध्यम क्रांति कभी नहीं कहना है, कभी भी नहीं कहना है, भूल में भी। क्षितिज वृत्त में अग्रा, उन्मंडल वृत्त में जो क्रांतियंश प्राप्त होगा वह क्रांतियंश स्पष्ट क्रांतियंश ही प्राप्त होगा। ठीक है। आप लोग जो पूर्व कक्षा में मैं 8 अक्षय क्षेत्र का चर्चा किया था, थोड़ा एक त्रिभुज में 6 अक्षय क्षेत्र के बात को आप लोगों को मैं समझाया था, उसको कम से कम 4 बार अपने नोटबुक में उतार के याद कीजिए। और याद करने के बाद आप लोगों से काम है, ये जो आज मैं ये दो चित्र के द्वारा, त्रैराजिक अनुपात के द्वारा दूसरे का मान, तीसरे का मान, चौथे का मान निकाला हूं, इसी तरह बाकी सभी का मान आपने नोटबुक में निकाल के कम से कम एक बार मुझे दिखाइए। उससे क्या होगा, आपका डाउट यदि होगा मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, आज कक्षा को यहीं विराम दें। अक्षय क्षेत्र समझाया हूं, लेकिन जितना आज की वीडियो अपलोड कर देता हूं, आज आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आज यूट्यूब चैनल में अपलोड कर देता हूं थोड़ी देर के बाद। चलिए, धन्यवाद है सबको कक्षा में जोड़ने के लिए।